हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोगों ने शुरू किया हुआ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज और आप देख सकते हैं कि जहां हमने लास्ट लेक्चर छोड़ा था वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और लास्ट लेक्चर में मैंने ये परफॉर्मा बना दिया था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस परफॉर्मे को ड्रॉ करने में ही काफ़ी समय लग जाता है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये परफॉर्मा भी दोबारा समझाया और उस पर केवल मैंने एक ही सम करवाया था। तो आज मेरा टारगेट है कि कम से कम मैं आपको 2 सम और सेम टॉपिक पे बता सकूं ताकि चैप्टर की अच्छी सी रिवीजन हो जाए। तो मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ पर हम लोगों ने ये अदर एक्सपेंसेस वाला जो वर्किंग नोट है लास्ट में बनाया था, लेकिन यहाँ जगह कम थी और वो काफ़ी कंडेंस फॉर्म में हो गया था, साफ सुथरा नहीं था। तो वहाँ से मैंने उठा के वो यहाँ बना दिया है और यहाँ का शेयर कैपिटल उठाकर यहाँ बना दिया है। तो वर्किंग नोट नंबर 1 ये रहेगा एंड वर्किंग नोट नंबर 10 ये रहेगा। और बाकी जिस चीज़ की हमें ज़्यादा आवश्यकता है वर्किंग नोट्स की वो मैंने सारे यहाँ पर प्लॉट करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको पिछले लेक्चर्स की भांति ये लेक्चर भी समझ में आएगा। 4 लेक्चर इस चैप्टर के ऊपर डिलीवर किए जा चुके हैं एंड आई होप कि आपको वो भी समझ में आए होंगे। तो अभी ये अंतिम लेक्चर होगा इस टॉपिक के ऊपर जिसमें मैं आपको 2 प्रैक्टिकल सम कराने की कोशिश करूंगा। सो प्लीज कंसंट्रेट। आज का जो हमारे पास पहला सम है वो इसमें सम नंबर 8 दिया हुआ है। एक ट्रायल बैलेंस आप लोगों को दिया हुआ है और इसके नीचे 6-7 आपको एडजस्टमेंट्स दी हुई है। तो मैं इन सब के बारे में आपको लाइन वाइज बता रहा हूँ। सबसे पहले इसने कहा कि प्लांट पर 15% डेप्रिसिएशन लगाइए। सो वी हैव टू फाइंड आउट वेयर द प्लांट इज एंड प्लांट जिस प्रकार से हमें इसमें दिया हुआ है 33 लाख रुपए का, और 33 लाख रुपए के ऊपर अगर हम 15% डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो इट विल बिकम 4,95,000 रुपए, और इसमें से लेस करने के बाद हमारे पास बचेगा 28,05,000 रुपए। तो ये जो डेप्रिसिएशन आई है ये हमारा जो पीएनएल के अंदर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का एक कॉलम है इसके अंदर ऐड हो जाएगा। और इसके लिए भी हम चाहे तो वर्किंग नोट बना सकते हैं, जो कि कोई बात हमारे पास जो जगह का अभाव है तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन का भी वर्किंग नोट अगर हम बनाएं तो एक तो ये 4,95,000 रुपए प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 2 ये कह रहा है कि शेयर इशू एक्सपेंसेस में 5,000 रुपए राइट ऑफ कीजिए। इस सम में शेयर इशू एक्सपेंसेस पड़े 50,000 रुपए और इसके बारे में बताया हुआ है जितने ये राइट ऑफ करेंगे इट विल बी अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अगेन ये 5,000 रुपए आ जाएंगे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन वाले वर्किंग नोट में। 50,000 में से 5 निकल के रह गए 45,000। 45,000 में से 5,000 रुपए अगले साल राइट ऑफ होंगे, 5,000 बाद में राइट ऑफ होंगे। तो जो अगले साल राइट ऑफ होना है दैट विल बी अ पार्ट ऑफ अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में ये रहा शेयर एक्सपेंसेस का 5,000 रुपए। तो 5 और 5 10 निकल गए, रह गए 40,000। वो बन जाएगा अदर नॉन करंट एसेट्स जो कल हम लोगों ने बनाया था। अदर नॉन करंट एसेट्स में 40,000 रुपए हमारे अदर नॉन करंट एसेट्स का पार्ट बन जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 3 इसमें कह रहा है कि हाफ ईयर्स डिवेंचर का ब्याज देना रहता है। हम जब डिवेंचर्स को चेक करते हैं तो हमें पता चलता है 30 लाख रुपए की डिवेंचर्स है। डिवेंचर्स है 30 लाख रुपए की और वो भी 12% डिवेंचर है। तो 30 लाख का 12% 3,60,000 रुपए ब्याज बनना चाहिए। और ये क्या कह रहा है कि 6 महीने का ब्याज रहता है, इसका मतलब 6 महीने का ब्याज दे रखा होगा। तो जब हम ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं तो वी फाइंड आउट कि डिवेंचर का ब्याज 1,80,000 रुपए दे रखा है और 1,80,000 रुपए किसमें आता है? फाइनेंस की कॉस्ट में। तो 1,80 तो दे रखा था प्लस 6 महीने का आउटस्टैंडिंग 1,80 वो हो गया। तो टोटल ब्याज हमारा कितना लग जाएगा फाइनेंस की कॉस्ट में? 360। तो जो ये 1,80 आउटस्टैंडिंग है ये हमारा अदर करंट लायबिलिटीज का पार्ट बन जाएगा। अदर करंट लायबिलिटीज हमारे पास वर्किंग नोट नंबर 3 में है 1,80,000। ये वाला टॉपिक भी कल आया था। 1,80,000 रुपए आउटस्टैंडिंग ब्याज फाइनेंस कॉस्ट में जुड़ जाएगा और 1,80 अदर करंट लायबिलिटी। पॉइंट नंबर 4 5% प्रोविजन बनाना है डेटर्स के ऊपर। डेटर्स हमारे पास पड़े हैं 8,70,000 रुपए के और इसका जब हम 5% प्रोविजन बनाते हैं फ्रेंड्स तो इट विल बिकम 870 का 5% 43,500 रुपए। इसमें से लेस कर दिया जाएगा तो हमारे पास डेटर बच जाएंगे 8,26,500 रुपए। इसमें कोई नया प्रोविजन नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है अभी तक। तो ये जो आया है न्यू प्रोविजन, ये न्यू प्रोविजन हमारे जो अदर एक्सपेंसेस हम लोगों ने बनाया हुआ है न्यू प्रोविजन कितने का बना? 43,500 रुपए। ये सेकेंड एडजस्टमेंट के रूप में अदर एक्सपेंसेस का पार्ट।
फिफ्थ में कह रहा है इनकम टैक्स 50% देना है, और हमें पता है कि इनकम टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, तो ये सारा बनने के बाद ये 50% टैक्स यहाँ दे देंगे, और इसके बाद ये 50% टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर चला जाएगा। एंट्री नंबर 5, 6, क्लोजिंग स्टॉक 9,50,000 का दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक की दो एंट्रीज आपको पता है, एक तो करंट एसेट्स में आ जाएगा 9,50,000 रुपए। सेकेंड, आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो था चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक अगर हम चेक करें तो हमें पता चलता है कि ओपनिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा है 7.5 लाख रुपए का, और क्लोजिंग स्टॉक आ गया हमारे पास 9.5 लाख का, तो 7.5 माइनस 9.5, ये 2 लाख रुपए नेगेटिव बैलेंस बचेगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कम है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, तो ये हमारे पास बच जाएगा 2 लाख रुपए नेगेटिव बैलेंस। एंट्री नंबर जी, इसमें कह रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन का एक क्लेम डिस्प्यूटेड है, कंपनी के ऊपर है एक डिस्प्यूट, तो जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो कंटीजेंट लायबिलिटी का पार्ट बनते हैं, तो हम कंटीजेंट लायबिलिटी में लिख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 25,000 रुपए, तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी। इसी प्रकार डायरेक्टर्स ने कहा कि 15% डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। फ्रेंड्स, डिविडेंड दिया जाता है शेयर कैपिटल के ऊपर, हम लोग चेक करें तो हमें पता चलता है हमारे पास शेयर कैपिटल पड़ी थी 40 लाख रुपए की, और इसी में से है कॉल्स इन एरियर्स, और आपको पता है कि कॉल्स इन एरियर्स को लेस कर दिया जाता है 75,000 रुपए, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं हमारे पास शेयर कैपिटल है 39,25,000 रुपए। दिस इज द पॉइंट, जो मैंने ये सम जो चूज किया है, इसको चूज करने का कारण एक बहुत बड़ा है, जो ये पॉइंट है कि मैंने आपको बताया कि डिविडेंड जो है शेयर कैपिटल पे दिया जाएगा, शेयर कैपिटल यहाँ पर है 39,25,000 रुपए, और प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करें, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ वर्किंग नोट के रूप में 39,25,000 का 15% डिविडेंड देना है, तो 15% जो इसका डिविडेंड बनेगा फ्रेंड्स, वो बनेगा 5,88,750 रुपए, ये हमारे पास इतना डिविडेंड बनेगा जो इन्होंने प्रपोज किया है। लेकिन ये कंप्लीट लाइन कह रहा है कि डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया है 15% डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, और अगर ये दिया हुआ है तो ये इंटरिम डिविडेंड तो बन जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में, जहां पर हम इनको डिडक्ट करेंगे। ये कितना दिया हुआ फ्रेंड्स, मैं इसमें से देख के आपको बता रहा हूं, 3,92,500 रुपए। जो मैंने अभी तक लेक्चर्स में आपको बताया है वो ये बताया कि जितना भी प्रपोजल होता है वो कंटीजेंट लायबिलिटी का पार्ट बनता है, परंतु इस स्थिति में प्रपोजल बेशक 5,88,750 का है, लेकिन इसमें शामिल है 3,92,500 इंटरिम डिविडेंड, तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं बनेगा, ये तो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में से करंट ईयर में दिया गया है, इसलिए ये हमारे करंट ईयर के सरप्लस में से लेस होगा। तो अब जो हमारे पास यहाँ पर बैलेंस बचेगा, इसमें से आपको बैलेंस निकाल देता हूँ, ये बैलेंस बच गया 1,96,250 रुपए, तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी का पार्ट बन जाएगा 1,96,250, और बाकी का डायरेक्ट डिविडेंड ये यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 3,92,500। अगली लाइन में ये कह रहा है कि आप लोगों ने सीडीटी देना है 20.358, तो इस पे सीडीटी देंगे हम 1,96,250 पे, ये आएगा 39,953 रुपए। तो फ्रेंड्स, ये तो खाली जनरल नॉलेज के लिए है कंटीजेंट लायबिलिटी, और कंटीजेंट लायबिलिटी इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आप लोगों का बनेगा, ये वाला तो बनेगा 2,36,203, और 25,000 रुपये आपके पास था कोर्ट का केस वर्कमैन कंपनसेशन का, और जो ये वाला कंसेप्ट है जिसमें रिजर्व एंड सरप्लस की हम बात करेंगे, इसमें आपका सीडीटी हम बनाएंगे 3,92,500 के ऊपर, और ये बनेगा 79,905 रुपए। और जैसा आपको बताया था कि क्योंकि ये सीडीटी एडजस्टमेंट का केस है, ये दो जगह जाएगा, एक तो यहाँ पर और एक हमारा जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 79,905। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में बेसिकली दो टैक्स जाएंगे, जिसमें एक तो सीडीटी होगा और एक ये 50% इनकम टैक्स आएगा। तो फ्रेंड्स, सीडीटी एक यहाँ आ गया, एक वहां चला गया, इंटरिम डिविडेंड यहाँ पे लेस हो जाएगा। इसके अलावा जो नॉर्मल प्रपोज डिविडेंड और सीडीटी था वो केवल कंटीजेंट लायबिलिटी का पार्ट बनेगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, और ये मैंने केवल आपको जानकारी देने के लिए इस खाली जगह का प्रयोग किया। अगली लाइन में कह रहा है 5% नेट प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो।
तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी करना हमने 5%। किस चीज का करना है? करंट ईयर का प्रॉफिट। करंट ईयर का प्रॉफिट तो इसको बनाने के बाद आएगा, तो अभी हम इस 5% जनरल रिजर्व को छोड़ रहे हैं। तो अब मैंने सारी एडजस्टमेंट्स आपको बता दी है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेन ट्रायल बैलेंस में। सबसे पहले शेयर कैपिटल है 40 लाख का, तो आप देख सकते हैं 40 लाख में से 75,000 रुपये लेस कर दिया, 39 लाख 25,000 शेयर कैपिटल बच गया। डिवेंचर पड़े हैं 30 लाख के, ये हम लिख चुके हैं, इसके ब्याज का ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पिछले साल का बैलेंस पड़ा है 6 लाख रुपए, ये यहाँ पर आ जाएगा, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 6 लाख। बिल्स पेबल 370, बिल्स पेबल को हम बोलते हैं ट्रेड पेबल्स, और ट्रेड पेबल हमारा सीधा बैलेंस शीट में आ जाएगा 3,70,000 रुपए। इसी प्रकार सेल्स पड़ी है 41,50,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आ जाएगा 41,50,000। आगे आपके पास पड़ा जनरल रिजर्व, तो ऑलरेडी जो जनरल रिजर्व पड़ा है वो हमारा ये बन जाएगा ओरिजिनल फिगर, लेकिन ये केवल रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाने के लिए है। इसका करंट ईयर के प्रॉफिट वगैरह से और इस इंडायरेक्ट डिविडेंड से इसके अंदर इसका कोई तालमेल नहीं है। ये क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, इसलिए इस वाले वर्किंग नोट में सबको दिखाया जाएगा। तो 2.5 लाख रुपए ये आ गए। और ध्यान दीजिएगा, अब ये भी जो 5% ट्रांसफर करेंगे ना फ्रेंड्स, वो भी इसके अंदर जाके ऐड हो जाएंगे ओरिजिनल बैलेंस के। इसके बाद ओल्ड प्रोविजन पड़ा है 35,000 रुपए का। फ्रेंड्स, जो ओल्ड प्रोविजन पड़ा होता है उसको न्यू प्रोविजन में से लेस कर दिया जाएगा, एंड यू कैन सी कि हमारे पास जो 43,500 रुपए का पड़ा था न्यू प्रोविजन, इसके लिए पूरा ट्रीटमेंट आप लोगों ने फर्म की जब P&L बैलेंस शीट बनाया था एक फर्म का, तो उसमें पूरा ट्रीटमेंट क्या होता था? बैड डेट्स में ऐड करते थे न्यू प्रोविजन और लेस करते थे ओल्ड प्रोविजन। तो इसमें जो कंसेप्ट बनेगा फ्रेंड्स, वो पूरा कंसेप्ट क्या बनेगा? अदर एक्सपेंसेस में बैड डेट्स आपके पास होंगे, ऐड किया जाएगा न्यू प्रोविजन और लेस किया जाएगा ओल्ड प्रोविजन। तो पूरा कंसेप्ट ये होता है फ्रेंड्स। तो ये आपका न्यू प्रोविजन आ गया, और अभी इसने बताया कि आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन कितने का पड़ा है? 35,000 रुपए का, तो वो 35,000 इसमें से लेस कर दिए जाएंगे, और अगर कोई बैड डेट होगा तो वो इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो ये तीन चीजों का जो कंसेप्ट बचेगा, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ अदर एक्सपेंसेस। अभी लाइन वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसमें प्रीमाइसिस पड़ी है 30,72,000 रुपए की, तो इसमें अब लैंड बिल्डिंग की जगह क्या नाम लिखेंगे? प्रीमाइसिस। ये कितने रुपए का पड़ा है? 30,72,000 रुपए का। ये आपका फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट है, ये टेंजिबल एसेट्स है। इसको भी वर्किंग नोट में दिखाएंगे, क्योंकि वर्किंग नोट में ऑलरेडी प्लांट एंड मशीनरी आ चुकी है। प्लांट का ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं। ओपनिंग स्टॉक 7.5 लाख, इसका ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग मैंने दिखाया था अभी आपके लिए 2 लाख रुपए। इसके बाद फ्रेंड्स पड़े डेटर्स 8,70,000 रुपए के, इसका ट्रीटमेंट भी हम कर चुके हैं। इसमें से न्यू प्रोविजन हम लेस कर चुके हैं। आगे है गुडविल। गुडविल होती है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स यहाँ रही, इसमें सिर्फ गुडविल आई है 2.5 लाख रुपए। ये सीधा एसेट साइड बैलेंस शीट में एसेट साइड में प्लॉट कर दिया जाएगा। कैश एंड बैंक, इसका भी सीधा बैलेंस लिख देंगे हम करंट एसेट्स के अंदर 7,44,000 में। आगे कॉल्स इन एरियर्स, इसका ट्रीटमेंट मैं बता चुका हूं आपको कि ये पेड अप कैपिटल में से लेस हो जाएगा। आगे इंटरिम डिविडेंड, इसका ट्रीटमेंट भी बताए जा चुके हैं। परचेज 18.5 लाख रुपए, परचेज हमारा P&L का पार्ट बनेगा 18.5 लाख रुपए। अगर इसमें परचेज रिटर्न होता, जो कि अभी तक नहीं आया, तो इसमें से वो लेस कर दिया जाएगा। इसके बाद शेयर इशू एक्सपेंसेस, वो भी ट्रीटमेंट कर चुके हैं। 5,000 तो हमने राइट ऑफ किए थे, वो हमारा चला गया डेप्रिसिएशन के अंदर। इसके अलावा जो है 5,000 रुपए हमारा आ गया अदर करंट एसेट्स के अंदर, और जो 40,000 बचा था वो हमारा बन गया अदर नॉन करंट एसेट्स। सैलरीज, ये एम्प्लॉइज बेनिफिट के खर्चे होते हैं 2,02,250। इसके बाद बैड डेट्स और आगे फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे भी आपको छुड़वाई थी ये चीज। तो पूरा फार्मूला होता है बैड डेट्स में ऐड न्यू प्रोविजन और लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजन। तो इन सब का ट्रीटमेंट माना जाएगा अदर एक्सपेंसेस के रूप में। और इसके बाद डिवेंचर का ब्याज जो हम ऑलरेडी दे चुके हैं फाइनेंस की कॉस्ट में 180 और 180 आउटसाइड। तो ये सारा ट्रीटमेंट और ये सारी जो इसमें एंट्रीज मैं आपको बता चुका हूँ। लेट्स सम अप ऑल दीज थिंग्स। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 41,50,000 रुपए, बिल्कुल सही है। नंबर 2 अदर इनकम। अदर इनकम का वर्किंग नोट था 8 के अंदर, अदर इनकम के अंदर तो कुछ भी नहीं आया भाई। तो टोटल रेवेन्यू कितनी बनी? 41,50,000। ये आ गया जी फर्स्ट पॉइंट। खर्चों में आ जाओ, मटेरियल कंज्यूम में कोई खर्चा नहीं है। स्टॉक इन ट्रेड में 18.5 लाख रुपए। परचेज में कितना आया? 18,50,000। परफेक्ट।
चेंज इन इन्वेंटरी में कितना आया 2 लाख, सही है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में हमने बनाया वर्किंग नोट नंबर 2, सैलरी आई है 2,02,250। और इसके अलावा हम लोगों के पास इसने एक दो चीज और बताई है फ्रेंड्स, जो इसमें लिखनी रह गई है, और वो है वेजेस। वेजेस का फिगर मिस हो गया। यस, वेजेस इसमें 9,79,800 रुपए। तो फ्रेंड्स इन दोनों का जोड़ मिलकर बनेगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, और ये हमारा फिगर बनेगा 11,82,050 रुपए। 11,82,050। एक ये फिगर रह गया। जब भी कोई फिगर रह भी जाएगा तो हमारा जोड़ ही नहीं मिलेगा, तो इट कैन बी फाउंड आउट, जल्दी आसानी से हमें मिल भी जाएगा ये। इसके बाद हमारे पास पड़ा है फाइनेंस की कॉस्ट, वो 360 आ चुकी है। फिर हमारे पास डेप्रिसिएशन का खर्चा। डेप्रिसिएशन के खर्चे में आप देख सकते हैं ये दो ही चीजें थी, 495 और 5,000, ये हो गया 5 लाख रुपए। एंड उसके बाद है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में हमने वर्किंग नोट नंबर बनाया है 10। इसके अंदर एक तो ये सारे का सारा आ गया हमारे पास बैड डेट्स का कंसेप्ट, और इसके अंदर और क्या है हमारे पास, एक फिगर है हमारे पास जनरल एक्सपेंसेस, जो लास्ट फिगर फिर आपको रह गया इसके अंदर बताना। वेजेस और जनरल एक्सपेंसेस दोनों साथ साथ दिए हुए थे, दे वर मिस्ड, और इसमें इसका जोड़ आया 68,350। और इन दोनों का टोटल जोड़ मिलाने के बाद हमारे पास जो बना है फ्रेंड्स, ये हमारे पास बना 97,950। ये 97,950 आपके अदर एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। और इस प्रकार आप देखेंगे कि ये सारा जोड़ आएगा रेवेन्यू का, ये सारा जोड़ आएगा एक्सपेंसेस का, और ये बनेगा 37,90,000। रेवेन्यू में से जब आप खर्चों को लेस कर देंगे तो आपके पास बचेगा प्रॉफिट 3,60,000 रुपए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कोई है नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 360, 50% टैक्स आ जाएगा 180, और हमारे पास प्रॉफिट बचेगा 180। ये प्रॉफिट उठकर हमारा आ जाएगा करंट ईयर का प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। और एक बार टैक्स यहां आ चुका है, एक बार टैक्स आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर। अब देखिएगा फ्रेंड्स कि जो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट आया 180, उसका 5% जनरल रिजर्व में डालना था 9,000। तो फ्रेंड्स ये 7,80,000 तो बनेगा टोटल इनकम, और इसमें से ये तीनों खर्चे अगर हम लेस कर देंगे तो वी विल फाइंड आउट कि हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 2 लाख, इस सब का जोड़ बनेगा 2,98,595। इसका जोड़ हमारा पास जो बना है वो बना है 7,80,000। 780 में से ये जब लेस किया जाएगा तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 5,57,595। तो फ्रेंड्स ये प्लस ये हमारे पास 2.5 लाख, तो ये हो गया जनरल रिजर्व का। और अभी अभी हमने जनरल रिजर्व में कितने डाले हैं 9,000 रुपए, इसका जोड़ बन जाएगा 2,59,000 रुपए। तो इन दोनों का जोड़ मिलाकर हमारा किसमें आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, जो मैं आपको जब बैलेंस शीट के अंदर हम टोटल करेंगे उसके अंदर मैं आपको ले जाऊंगा। तो इस प्रकार ये बन गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस। जब हम चलेंगे बैलेंस शीट के ऊपर तो सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना आया हमारा 39,25,000, वर्किंग नोट नंबर 1। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में हमारा टोटल जोड़ कितना आया है 5,57,995। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास फ्रेंड्स वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो कि है 30 लाख रुपए। फिर हमारे पास है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में 3,70,000 आया। फिर आया अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी का वर्किंग नोट नंबर 3 बनाया हमने, ये कितने आए फ्रेंड्स 1,80,000 रुपए। इसके बाद वर्किंग नोट नंबर 4 शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, उसमें उन दोनों का टैक्स आया है वो 2,59,905 रुपए। और इस प्रकार इसका टोटल 86,92,500 रुपए बनेगा। अब हम एसेट्स का जोड़ करेंगे फ्रेंड्स। एसेट्स में सबसे पहले हमारे पास आएगा टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में आप देख सकते हैं एक तो आपके पास था प्रीमाइसेस 30,72,000 की, और प्लांट मशीनरी बची 28,05,000 रुपए का। और जब इन दोनों का टोटल जोड़ किया जाएगा दोस्तों तो ये हम लोगों के पास बनेगा 58,77,000। इसके बाद हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल की आ चुकी है। फिर हमने शेयर इश्यू एक्सपेंसेस का लिया 40,000 रुपए। फिर हमारे पास स्टॉक आ गया। फिर नंबर 6 पर है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में हमारे पास बचे हैं 8,26,500 रुपए।
उसके बाद कैश 7,44,000 और अंत में है अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में हमारे पास केवल एक ही पॉइंट आया था, शेयर इशू एक्सपेंसेस का 5,000 रुपए, और जब इसका जोड़ किया जाएगा इट विल अगेन 86,92,500 रुपए बनेगा। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। कहीं ना कहीं जो है कुछ चीजों में जो आप लोगों ने जोड़ घटा भाग गुणा करना है उसको आपने थोड़ा ध्यान से करना है। सब कुछ देखने के बावजूद भी जैसे एक फिगर हमारा भी रह गया, तो इन चीजों को जब आप लाइन वाइज चलेंगे तो कुछ भी रिपीटेटिव नेचर का नहीं होगा और ना ही आपका कोई फिगर मिस होगा। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अब मैं आपको लेके चलता हूं अगले सवाल की तरफ जो बिल्कुल इसी प्रकार से करना है और उसमें भी कुछ डिविडेंड्स वगैरह के कंसेप्ट टेक्निकल हैं एंड आई होप कि आपको वो भी समझ में आए। सेम टॉपिक्स चलेंगे, हर सवाल में कोई एक या दो एडजस्टमेंट्स चेंज हो जाएगी, ज्यादा फोकस हमारा उन्हीं पे रहेगा। लेकिन अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो उससे हमारे टॉपिक्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। कुछ भी टॉपिक हमारे रहने नहीं चाहिए, हर एक पॉइंट का कोई ना कोई रीजन होगा, किसी भी चीज को क्रैम नहीं करना है एंड जस्ट ट्राई कि जो इसमें लिखा गया है उसको समझकर हम उसको कर पाए। तो अभी मैंने आपको पहला सम आपका करवा दिया है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ सम नंबर 2 पे, जो आपकी इस बुक में सम नंबर 11 है, उसमें डिविडेंड का थोड़ा कंसेप्ट है अच्छा, इसलिए मैंने वो सम चूज किया है आप लोगों के लिए। सो देखिएगा नेक्स्ट सम, और नेक्स्ट सम में हमारे पास है सम नंबर 11। मैंने फिर से जो फिगर्स इसमें लिखे थे वो ऑलमोस्ट साफ कर दिए हैं और इन्हीं चीजों को हम दोबारा से इसके अंदर बना देंगे कि ये जो भी कहेगा हमें सीधा। देखिएगा सम नंबर 11 जिसमें काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। इसमें केवल एडजस्टमेंट्स तो 5 है, लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर बहुत सारे फिगर्स दिए हुए हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे सम को समझने के अंदर। देखिएगा ये कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक 2,15,000 है, तो पहले हम ट्रीटमेंट देखेंगे ओपनिंग स्टॉक का। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा है 2,41,500, क्लोजिंग आ गया 2,15,000, तो ये बच गया 26,500 रुपए का चेंज इन इन्वेंटरी। और ये 2,15,000 किस में आएगा फ्रेंड्स, हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा करंट एसेट्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर लूज टूल्स भी पड़े हों तो वो भी इस क्लोजिंग स्टॉक का ही पार्ट बनेगा, इससे रिलेटेड नहीं है, इसका पार्ट बनेगा। नंबर 2, फ्री और प्रॉपर्टी पे 2.5% डेप्रिसिएशन लगानी है और फर्नीचर पे 6% डेप्रिसिएशन लगानी है। तो ये जो टेंजिबल एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स में आपको दो दे रखा है, फ्री और प्रॉपर्टी और दूसरा दिया हुआ है फर्नीचर। फ्रेंड्स फ्री और प्रॉपर्टी को जब हम लोग चेक करते हैं तो ये है 3,90,000 रुपए, और इसके अलावा जो फर्नीचर को हम चेक करते हैं तो फर्नीचर हमारे पास पड़ा है फ्रेंड्स 75,000 रुपीज। अब हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, डेप्रिसिएशन 2.5% तो कह रहा है ये फ्री और प्रॉपर्टीज के ऊपर। फ्री और प्रॉपर्टीज में 2.5% बनेगा 97,50 रुपए, इसमें से लेस करने के बाद ये आ जाएगा 3,80,250, और फर्नीचर में जब हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे वो है 6%, तो 6% इसका हो जाएगा 4500 रुपए, तो ये बचेगा 70,500 रुपए। इस प्रकार फ्री और प्रॉपर्टी और ये मिलकर हमारा बनेगा 4,50,750, और ये जो दो डेप्रिसिएशन लगी है 9750 और 4500, ये हमारा चला जाएगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के अंदर। तो इसके लिए फिर से हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जिसमें दो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी आ चुकी है, 9750 तो एक आ चुकी है, 4500 रुपए एक आ चुकी है। अभी इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी तो सम शुरू हुआ है, शायद हमें कुछ और भी आगे मिल जाए। एंट्री नंबर 3, डायरेक्टर्स ने कहा कि सेकेंड हाफ ईयर्स डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर का दे दीजिए, यानी कि इस सवाल में प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड 6 महीने का दिया जा चुका है। अगर वो डिविडेंड दिया जा चुका है तो दैट विल कंस्टिट्यूट ए पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, जो देना है वो बनेगा कंटीजेंट लायबिलिटी का पार्ट। तो ये सवाल इस पॉइंट के कारण मैंने चूज किया है, क्योंकि अभी तक जितने भी सम किए थे उसमें सिर्फ इंटरिम डिविडेंड का जिक्र आया था जो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, लेकिन इसके अलावा मैंने बताया हुआ है कि जो भी डिविडेंड पे कर दिया जाए दैट विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। वर्किंग नोट नंबर 2 में इसने कहा कि 6 महीने का डिविडेंड और देना है, प्रपोजल है। तो प्रपोज जब किया गया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास प्रेफरेंस शेयर पड़े हैं 3 लाख रुपए के, 3,000 प्रेफरेंस शेयर पड़े हैं, 100 रुपए का एक, 3 लाख हो गया, ये 6% था, तो 3 लाख का 6% 18,000 रुपए डिविडेंड बनता है। तो सिर्फ 6 महीने का है तो प्रपोज्ड डिविडेंड आपका आ जाएगा 9,000 रुपए।
वर्किंग नोट्स के अंदर अभी कंटीजेंट लायबिलिटी में 9,000 रुपये जाएगा। ट्रायल बैलेंस अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, मैं अभी आपको एडजस्टमेंट पढ़ा रहा हूँ। 9,000 रुपये तो डिविडेंड ये देना है, तो बाकी का 9,000 इसका मतलब वो दिया जा चुका है जो ट्रायल बैलेंस में आपको मिलेगा। इसके बाद इसने कहा है कि 10% डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पर भी देना है। इक्विटी शेयर्स हमारे पास पड़े हैं 3,000 एट द रेट ऑफ 75, 2.25 लाख रुपए की, तो 22,500 डिविडेंड इक्विटी का हो गया, इक्विटी डिविडेंड 22,500, तो टोटल डिविडेंड हो जाएगा 31,500 रुपए। फ्रेंड्स, क्योंकि ये दोनों प्रपोजल्स थे इसलिए ये क्या माना जाएगा, कंटीजेंट लायबिलिटी, और इसके ऊपर जो सीडीटी देना है उस सीडीटी की दर इस बार दी गई है 16.225, अगर दर ना दे तो 20.358, लेकिन जितना रेट ये दे सीडीटी का हमें उसी को लेकर चलना है, ये बन गया 5110। इस प्रकार कंटीजेंट लायबिलिटी में 36,610 रुपए आ जाएगा। तो ये तो हो गया जी आपके एडजस्टमेंट्स के अंदर डिविडेंड के बारे में आपको ये क्या बता रहे हैं। फोर्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस सवाल में शेयर फॉरफीचर दिया हुआ है 2,000 रुपए। शेयर फॉरफीचर आपको पता है कि शेयर फॉरफीचर को पेड अप कैपिटल में ऐड किया जाता है। अब ये कह रहा है कि इक्विटी शेयर से मांगे तो 75 रुपए ही थे, तो शेयर फॉरफीचर में वो रुपए आते हैं जो वो दे चुका है, हम वो वाले रुपए कन्फिस्केट कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। इसने कहा है कि 35 रुपए नहीं दिए, टोटल शेयर कितने का था, 75 का, कार्ड 75 ही है, 75 में से 35 नहीं दिए तो दिए कितने हैं, 40 शेयर्स, तो 40 रुपए, तो 40 रुपए के हिसाब से 2,000 रुपए अगर हम जब्त कर लेते हैं तो इसका मतलब 50 शेयर्स ऐसे थे जिसके ऊपर 35 रुपए नहीं आए और हमने उनको फॉरफिट कर लिया। तो आपको पता है शेयर फॉरफीचर की राशि ऐड कर दी जाती है पेड अप कैपिटल में। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 3 और 2 5,27,000 रुपए आप लोगों का शेयर कैपिटल बन जाएगा। तो एक तो ये चीज मैंने आपको बतानी थी कि ये शेयर फॉरफीचर किस प्रकार है। अब बात नंबर दूसरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, ये 3,000 शेयर्स तो पेड अप कैपिटल है, इसका मतलब कंपनी 50 फॉरफिट भी कर चुकी है, तो 50 3,000 में तो नहीं है, 50 शेयर 3,000 के अलावा है, इसका मतलब कंपनी ने इक्विटी शेयर 3,050 इशू किए थे जिसमें से 50 शेयर फॉरफिट कर लिए, इसलिए पेड अप कितने का बच गया, 3,000 शेयर्स का। तो फ्रेंड्स, जब आप शेयर कैपिटल का वर्किंग नोट बनाओगे तो उसमें इश्यूड कैपिटल भी मेंशन किया जाएगा, और वो इश्यूड क्या होगा कि 3,050 शेयर एट द रेट ऑफ 75 इशू किए गए थे, लेकिन पेड अप में कितने आ रहे हैं आपके पास, 3,000, क्यों, बिकॉज 50 शेयर्स हैव बीन फॉरफिटेड। तो मैं आपको केवल ये बात इसमें बताना चाहता था, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, मैं अब आपको लेके चलता हूँ ट्रायल बैलेंस के अंदर। इट्स वेरी सिंपल नाउ, पेड अप कैपिटल्स मैं मेंशन कर चुका हूँ। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होती है 1 लाख रुपए, डिवेंचर्स हैं 2,10,000 रुपए की। तो अब आपके पास डिवेंचर्स आ जाएंगे फ्रेंड्स, डिवेंचर्स के बारे में देख लीजिएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 2,10,000, 5% की दर के साथ है, इसका मतलब 10,500 रुपये आपने ब्याज देना ही देना है। और जब हम ब्याज को चेक करते हैं तो ब्याज के बारे में हमें पता चलता है कि 5,250 रुपये ब्याज दिया जा चुका है, 5,250, तो देना तो 10,500 था, तो 5,250 और देना पड़ेगा, तो ये 5,250 क्या माना जाएगा फ्रेंड्स, अदर करंट लायबिलिटीज। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद डेटर्स आपके पास है 1,67,500 रुपए के, इसके बारे में वो कुछ भी नहीं बताया गया अभी तक। क्रेडिटर्स आपके पास 1,25,520, ये आपकी ट्रेड पेबल्स बन जाएंगे फ्रेंड्स। पिछली बार 2 आइटम्स मिस हो गई थी लाइन वाइज चलने के बावजूद, इस बार क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था, जब भी आप कोई सम करते हैं तो टिक करते रहिए कि ये आइटम भी हम यूज कर चुके हैं, लिख चुके हैं, ताकि कोई फिगर रह ना जाए। आगे आपके पास पड़ा है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, वो वहाँ मेंशन हो चुका है। स्टॉक ओपनिंग, इसका हम जिक्र कर चुके हैं। जनरल रिजर्व आपका यहाँ का एक पार्ट बन जाएगा, कितना है फ्रेंड्स, 82,725 रुपए। सैलरी, ये आपके फाइनेंस एम्प्लॉइज बेनिफिट में आ जाएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट में सैलरी कितने की दे रखी है, 82,000, सैलरी से 1,05,500। इसके बाद पिछले साल का बैलेंस पड़ा है 58,500, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 58,500। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑलरेडी इसके अंदर दिया हुआ है, तो ये इनकम टैक्स प्रोविजन ही माना जाएगा 8800 इस हिसाब का। यहां पर इस बार कोई प्रोविजन अभी तक नहीं दिया गया है। इसके बाद डिलीवरी एक्सपेंसेस, रेंट, ये सारे हमारे खर्चे माने जाएंगे
अदर एक्सपेंसेस में डिलीवरी का खर्चा दिया हुआ है 1,00,000 रुपए। देन रेंट दिया हुआ है 38,000 रुपीज। देन जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए 21,250। इसका नाम रख दो आप जनरल एक्सपेंसेस, जो भी नाम आएगा उसके हिसाब से हम इसको नोट करते चले जाएंगे। फर्नीचर दिया हुआ है 75,000, वो ऑलरेडी मेंशन हो चुका है। सेल्स आपके पास है 9,18,600, ये आपका यहाँ का पार्ट बन जाएगा फ्रेंड्स। इसी प्रकार परचेज है 4,76,500, ये ऑलरेडी आपको फिगर दिया हुआ है। फिर है बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल भी ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट बनता है, ये आपको पहले बताया हुआ है। तो आपके टोटल ट्रेड रिसीवेबल बन जाएंगे 73,500 के। फिर है फ्रेट एंड कैरीज, ये नॉर्मल खर्चा है 3750 रुपए, ये भी अदर एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगा फ्रेंड्स। इन्वेस्टमेंट पड़ी है 60,000, तो इन्वेस्टमेंट ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। ये रही नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपए, क्योंकि अगर कुछ ना कहा जाए तो हम इसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मानेंगे। डिवेंचर के ब्याज का जिक्र हम कर चुके हैं। एक और चीज बताई है इसने, फाइनल डिविडेंड 2016-17, जबकि ये फिगर्स पड़े थे 31 मार्च 18 के, तो 16-17 यानी पिछले साल का डिविडेंड पे किया गया है कितना, 20,250। तो पिछले साल का डिविडेंड पिछले साल के प्रॉफिट में से होना चाहिए था, तो ये है ना सर पिछले साल का प्रॉफिट, इसी में से पिछले साल का डिविडेंड लेस करेंगे, तो ये हमारे पास बचेगा 38,250 रुपए बचेगा पिछले साल का प्रॉफिट। तो क्योंकि पिछले साल का प्रॉफिट 58,500 था ना, 58,500 उसमें से 20,250 तो पिछले साल का डिविडेंड था, तो पिछले साल के डिविडेंड पिछले साल के प्रॉफिट में से लेस किया जाएगा। आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गई। अब आ गया फ्रेंड्स 6 महीने का प्रेफरेंस डिविडेंड। यस, तो ये प्रेफरेंस डिविडेंड इस बार इसमें से दिया जाएगा 9,000। इसके बाद बैलेंस एट बैंक पड़ा है 97,000 रुपए, ये सीधा आपके पास बैलेंस शीट में आ जाएगा दोस्तों। कैश इन हैंड भी पड़ा है, ये इन दोनों का ऐड होगा 14,645, कैश एंड बैंक बैलेंस, और शेयर फॉरफीचर में आपको बता चुका हूँ। तो ये सारा इसके अंदर हो चुका है। इस बार इसमें कोई इंटरिम डिविडेंड नहीं था, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड था, तो प्रेफरेंस डिविडेंड इस बार आप रिजर्व एंड सरप्लस में भी दिखाएंगे। और इसका जो सीडीटी बनेगा, सीडीटी हमारे पास बनेगा फ्रेंड्स 16% के करीब था, 1460 रुपए। तो ये 1460 हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब मैं इस टॉपिक को खत्म करूं, लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिएगा, करंट ईयर का प्रॉफिट, और उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए किस प्रकार से बनेगा दोस्तों। ये सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपके पास आ चुका है। अदर इनकम के अंदर 8वां वर्किंग नोट कुछ था ही नहीं, तो हमारे पास टोटल इनकम बन जाएगी 9,18,600 रुपए। इसमें से हम खर्चे लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल में कुछ नहीं है। चेंज इन स्टॉक आपको दिया हुआ, परचेज दी हुई 4,76,500, चेंज इन स्टॉक आपका 26,500 आ गया। एम्प्लॉय बेनिफिट में आपके पास आई है सिर्फ और सिर्फ एक सैलरी, ये कितनी है फ्रेंड्स, 1,05,500। फाइनेंस की कॉस्ट में 10,500 आ चुके हैं। डेप्रिसिएशन में केवल यही दो चीजें थी, इन दोनों का जोड़ बनेगा 14,250 रुपए। अदर एक्सपेंसेस में ये काफी सारी चीजें थी दोस्तों, इसको जब हम जोड़ते हैं तो ये बनता है 1,63,000 रुपए। इस प्रकार ये सारा खर्चा इसमें से लेस करेंगे तो ये बचेगा, पहले तो टोटल एक्सपेंसेस बनेंगे 7,96,250। इनकम में से खर्चे को लेस करेंगे, ये बनेगा 1,22,350। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कोई है नहीं, टैक्स कोई है ही नहीं, तो हमारे पास करंट ईयर का प्रॉफिट बनेगा 122,350, और इन दोनों प्रॉफिट को जोड़ दिया जाएगा। और इसमें से जो खर्चे लेस होने दोस्तों, उस खर्चे में हमारे पास सिर्फ दो ही चीजें हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड और सीडीटी। इन दोनों को इसमें से जब हम लेस करेंगे तो ये बनेगा 1,50,140, और ऊपर का हमारा जनरल रिजर्व पड़ा था ऑलरेडी 82,725। इसमें जब ये जोड़ेंगे तो ये टोटल हमारा बन जाएगा 2,32,865 रुपए, और ये उठकर किसमें चला जाएगा फ्रेंड्स, रिजर्व एंड सरप्लस में। एनीवेज अब हम शुरू करते हैं। हमारा ये शेयर कैपिटल में हमारे पास आ गया 5,27,000 रुपए, रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास आ गया 2,32,865 रुपए, एंड डिवेंचर 2,10,000 रुपए के। ये ट्रेड पेबल आ गया। अदर करंट लायबिलिटीज में हमारे पास है सिर्फ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 5,150 रुपए का। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हमारे पास है 2 टैक्स, ये बन गया फ्रेंड 10,260 रुपए, और इस प्रकार इसका टोटल बन गया 11,10,895। यहाँ आ जाइए टेंजिबल एसेट्स में नंबर 5,
उसमें दो चीजें थी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एंड फर्नीचर, और उसका जोड़ बना था 4,50,750 रुपए। और इंटेंजिबल एसेट्स में 1 लाख आ गया था, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आ गई थी, अदर नॉन करेंट में कुछ था ही नहीं, स्टॉक आ चुका है। नंबर 6 पे हमने बनाया ट्रेड रिसीवेबल, वो बना हमारे पास 1,73,500 रुपए। कैश बैलेंस इन दोनों का जोड़ आ चुका है, और हमारे पास अदर करंट एसेट्स में कुछ भी नहीं है, तो इसका जोड़ भी फ्रेंड्स लास्ट में आ जाएगा 11,10,875। फ्रेंड्स जब आप इसको बोर्ड पे देखेंगे तो हो सकता है कि कई चीजें ब्लर हो, चीजें ज्यादा क्लियर ना हो, लेकिन जो शब्द मैं बोल रहा हूं आप कृपया उनको भी ध्यान से सुनिएगा, तब आपको एक एक पॉइंट समझ आएगा कि कौन सा फिगर कहाँ पे जाना चाहिए। तो इस चैप्टर में मेरी तरफ से इतना ही। आई होप कि आप इसे जब देखें, समझे, सुने तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। इस चैप्टर में इतना ही। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।